हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हमारी है वीडियो नंबर 2 फॉर्मूला रिवीजन सीरीज इन मैथमेटिक्स। और दूसरी जो वीडियो है ये है हमारी आज फॉर्मूला रिवीजन सीरीज का दूसरा वीडियो। और क्वेश्चन क्या है या आप बोल सकते हैं फॉर्मूले क्या है। आज हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं एक तीसरी वीडियो बनाऊंगा। आज हम डिफरेंशिएबल फंक्शन और कौन सा नहीं है उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। पहला फॉर्मूला है, जैसे आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स ये ऑपरेटर है एक। आप डी वाई बाई डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आप किसी फंक्शन पे जैसे ही एक ऑपरेट करेंगे, ये एक ऑपरेटर है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप एक्स की पावर एन का करते हैं तो एक्स की पावर एन का कितना हो जाएगा, एन एन आ जाएगा नीचे, एक्स एन माइनस वन। जैसे हमने इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन देखे वैसे हम यहाँ भी इसके एप्लीकेशन देखेंगे। सपोज किसी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर एन है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। और उसके बाद आपको इस ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो कह सकते हैं आप ए एक्स प्लस बी से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो मोटे तौर पे आप ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर हम ए एक्स प्लस बी का या किसी भी फंक्शन की पावर एन का करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक तो एन एफ एक्स की पावर एन माइनस वन यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स का करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला, ये आज का पहला था। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स। तो इसका जो हो जाएगा, एक तो ए की पावर ए एक्स हो जाएगा, अगेन फिर आपको ए एक्स का करना पड़ेगा तो ए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एफ एक्स का कितना हो जाएगा, तो क्योंकि ए एक्स भी तो एक फंक्शन ही है ना, तो एक तो हो जाएगा ई की पावर एफ एक्स, उसके बाद आपको एफ एक्स का करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि आप फॉर्मूले के साथ काफ़ी चीज़ें सीखें, इसलिए मैं सारी चीज़ें जनरलाइज करके बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, तीसरा देखें, अगर तीसरा मेरा है, अगर आपसे कोई कहे कि डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होगा, तो बच्चों वहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि लॉग का बेस क्या है। तो अभी ई है यहाँ पर बेस। ठीक है, तो उस केस में ही हमारा आंसर क्या होगा, वन बाई एक्स। ठीक है, उस केस में क्या होगा, वन बाई एक्स। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई बेस में, फिर से आप रिकॉल करिए, ई बेस में जो होगा वो होगा, सबसे पहले आप एफ एक्स लिखेंगे वन अपॉन में, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स का। तब तक नहीं छोड़ना है जब तक एक्स का फंक्शन ना मिले। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर आपने तो बता दिया कि ई बेस में, अगर ई बेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों जैसे आपको डी वाई बाई डी एक्स लॉग ए बेस एक्स है, ठीक है, ए कोई नंबर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको इस लॉग ए बेस को नॉर्मली बदलना होगा ई बेस के टर्म में। तो डी वाई बाई डी एक्स तो आप करेंगे लॉग ई बेस एक्स ओवर लॉग ई बेस ए। तो ये मैंने एक फॉर्मूला होता है हमारा लॉग का बेस चेंज करने वाला, उससे बदल दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप कहेंगे सर इसको अलग से लिख दीजिए, तो ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लॉग ए बेस एक्स का जो फॉर्मूला है हमारा वो है लॉग ई बेस एक्स ओवर लॉग ई बेस ए। ठीक है, तो ये मेरा एक फॉर्मूला है जब हमारे पास लॉग ई बेस में नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, वन अपॉन लॉग ई बेस तो कांस्टेंट हो जाएगा, और जो हमारा एक्स है उसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स। तो ई बेस एक्स का आपको पता है वन बाई एक्स। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अगर हम देखें फिफ्थ वाला, तो उसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स अगर कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, यहाँ पर जीरो होता है। अब आप कहेंगे सर हम कांस्टेंट कैसे डिसाइड करें,
बच्चों जो ये x है इसके अलावा कोई भी फंक्शन हो वो कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि dy बाई डी एक्स साइन टी का निकालो, ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका जीरो होगा, क्योंकि साइन टी क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट का जीरो होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट इंटू फंक्शन है, आपके पास क्या है, कांस्टेंट है और उसके साथ फिर फंक्शन है, तो उस केस में आप कांस्टेंट को पहले बाहर निकालिए और जैसे ही कांस्टेंट बाहर आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन, ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट इंटू फंक्शन है तो वहाँ पे आपको ध्यान से करना है, ठीक। अच्छा जी, छठा नंबर है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन हैं जो कि डिफरेंशिएबल हो सकते हैं, मे बी वो एडिशन में है, मे बी वो सब्ट्रैक्ट में है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए पहले का, ठीक है, और प्लस माइनस जो भी साइन है फिर दूसरे का निकाल लीजिए। दूसरा, अगर आपका कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट में है, जैसे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो वहाँ पर तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, यहाँ पर लेबनिटीज़ या चेन रूल बोलते हैं। एक फंक्शन को छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरे का निकालिए, और जिसको आप निकाल रहे हैं अगली बार उसको छोड़ दीजिए और जो पहला छोड़ा था उसका निकाल दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, किसी का भी पहले निकाल सकते हैं, किसी का भी बाद में, बिल्कुल। बस याद ये रखिए, ध्यान में ये रखिए, जिसका आप पहले निकालेंगे अगली बार उसको छोड़ देना। तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे एनसीईआरटी में तो एक एग्जाम्पल 3 फंक्शन का भी है, और हम जेई का पेपर देते हैं तो वहाँ 3 फंक्शन है, तो वहाँ पर क्या करेंगे। तो बच्चों वहाँ पर भी वही, एक बार एक फंक्शन का निकाल दीजिए, बाकी दोनों को छोड़ दीजिए, जो दोनों को कुछ नहीं करना है। आपने कहा मास्टर समझ गए, मैंने कहा अब दूसरे का निकाल दीजिए, ठीक है, और बाकी दोनों को छोड़ दीजिए, तो आपने कहा ये भी समझ गए। तो आपने कहा तीसरा टर्म हम खुद लिख लेंगे, एफ एक्स को भी छोड़ देंगे, जी एक्स को भी छोड़ देंगे और एच एक्स का निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 3 फंक्शन, और ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे है आपका डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स। मतलब दो फंक्शन हैं और दोनों डिवाइड में हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो जब भी दो फंक्शन होंगे वहाँ पर लगेगा बच्चों आपका कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल कह गए हैं कि जो आपका नीचे वाला पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है, उसको आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, और ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी नीचे वाले को छोड़ दीजिए। पहली बार ऊपर वाले का कर लीजिए जो नुमरेटर में है, माइनस लगाइए, अब नुमरेटर को छोड़ दीजिए और डिनोमिनेटर का निकाल के रख दीजिए, ठीक है। ये रूल है, इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा मास्टर ठीक है, ये भी हम समझ गए, इसको क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। अगर आपके पास कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, एफ ऑफ फॉग और गॉप जो कहते हो आप, एफ ओ जी और जी ओ एफ, इस केस में क्या करेंगे। तो बच्चों जो फॉग है ना, इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कंपोजिशन हो रहा है एफ ऑफ जी एक्स होता है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, ये कंपोजिट फंक्शन बना के देगा, तो पहले तो आप f का निकाल लीजिए, g को ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर इसके अंदर जितने भी फंक्शन है ना उसका निकालिए। अब आप जी एक्स का निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और, कभी कभी आ जाता है कि एफ जी का इन्वर्स है, तो आप याद रखें कि जो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, अगर ये इसका इन्वर्स है तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जी कर लेते हैं, तो ये जी एक्स एफ डैश जो जी है, ये एफ जी है, ये एक्स हो जाएगा। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जी एक्स, और जी एक्स का निकालेंगे तो जी डैश एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। जेई में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, हमने लगभग लगभग बहुत सारे निकाल दिए अभी तक। आगे है टिग्नोमेट्री, ठीक है। अब है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में क्या है बच्चों कि डी वाई बाई डी एक्स, दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो है नॉर्मल टिग्नोमेट्री और एक है आपका इनवर्स टिग्नोमेट्री, ठीक है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स साइन का है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस का है, डी वाई बाई डी एक्स टोटल 6 होते हैं, टेन एक्स का है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स सेक का है, डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक का है, और फाइनल डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स का है, ठीक है।
तो इतने सारे हैं आपके। अगर इनके आपको इंटीग्रेशन करने हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन करने हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो साइन है ना बच्चों, साइन का हो जाएगा कॉस। अच्छा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस आप ध्यान ही रखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि साइन है और इसमें एफ एक्स है, तो आपको करना क्या है, साइन का तो कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ एफ एक्स। उसके बाद आपको एफ एक्स का भी निकालना पड़ेगा। तब तक निकालना पड़ेगा जब तक आपको एक्स ना मिल जाता है, या जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो वो नहीं मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो नहीं निकाला। अरे एक्स का वन हो गया ना भाई, एक्स का वन हो गया तो फिर हम नहीं शो करते हैं स्टेप्स में। जैसे आप एग्जाम में देखेंगे आपको आएगा साइन 3x² + 5, तो उसका आंसर कॉस 3x² + 5 तो होगा, लेकिन 3x² + 5 का भी डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, यहाँ हम इनटू में करते हैं। ठीक, अब इसी के साथ इन्वर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए d//dx साइन इन्वर्स x है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा √1 - x² हो गया। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे सर कॉस का क्या होगा, तो कॉस का बच्चों कॉस इन्वर्स x का आपका हो जाता है, जो साइन को आया है वही, बस माइनस में आंसर रहेगा। देखो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने से इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाता है। कैसे, अगर आप राइट हैंड का इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो ये लेफ्ट हैंड में फंक्शन लिखे हैं ये आंसर आ जाएगा, तो आप जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन पहले बताया ताकि आप एक बार वो फॉर्मूले देख लें। और आप मेरी वीडियो में देखेंगे मैंने इंटीग्रेशन के ये वाले फॉर्मूले भी नहीं बताए। क्यों, क्योंकि मैं आज रिलेट करूँगा उनको कि अगर मैं इंटीग्रेशन 1/√1 - x² करता हूँ dx के रिस्पेक्ट में, तो हमारा साइन इनवर्स x + c आ जाएगा। समझ रहे हैं, अगर इसका करूँगा माइनस के साथ तो कॉस इनवर्स x + c आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी, वहीं अगर टेन इनवर्स x का करूँ तो वो आ जाएगा 1 + x²। और अगर मैं कॉट का करता हूँ तो मैं इनको साथ ही लिख रहा हूँ जिनमें रिलेशन है, माइनस के साथ वही आएगा जो टेन का होगा। मतलब साइन और कॉस का जो हमारा है, साइन कॉस का क्या आ गया, यही आएगा, बस माइनस का अंतर होगा। टेन और कॉट का भी यही आएगा, बस माइनस का डिफरेंस होगा। अच्छा जी, और वही बात करते हैं अगर हम सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x, तो जब आप इसका निकालेंगे तो एक ही आएगा जो अभी मैं लिख रहा हूँ x, और ये x मॉड में होगा 1/x, x मॉड में होगा √x² - 1 √x² - 1। बस ध्यान देने की बात यह है कि कॉसेक में माइनस होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप राइट हैंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में अच्छी कमांड रखें, इंटीग्रेशन में पलट भी सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, आपने फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शन में आपने डोमेन रेंज देखा होगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले तो आप याद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। जेई में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन फंसा रखा है जिसमें आपकी एक्स की वैल्यू फंस रही है। ठीक है, तो इन दोनों में एक्स तो एक ही जैसा होता है, और 10 में जो होगा -∞ से इन्फिनिटी, और वही कॉट में भी होगा -∞ से इन्फिनिटी। कॉसेक और सेक में होता है जो मॉड एक्स है वो एक से बड़ा होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, इन दोनों में एक ही होता है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी डील करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम डील करेंगे, जैसे मान लीजिए d//dx और हमारा क्या है, हमारा है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बच्चों वैसे तो आप जानते ही होंगे कि जो साइन इनवर्स 2x है, जो 2 tan इनवर्स x है, ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 2x 1 + x²।
अच्छा, ये और किसके बराबर होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि 2 टेन इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है, 2 टेन इसके भी होता है, 2 टेन इसके भी होता है। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या देखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भैया ये दो आंसर तो सबका सेम होगा। तो बिल्कुल बच्चों सेम होगा आंसर, लेकिन कंडीशन होंगी कुछ एक्स की, ठीक है? तो मैं कंडीशन के साथ बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको इसमें डाउट नहीं करना है। अगर ये भी है तब भी वैसे ही आंसर आएंगे, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना आप, या ये हो टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों हो तो ये वाला स्टेप तो तीनों में सेम हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, पहला वाला है, इसका आंसर अगर 3 आंसर इसके पॉसिबल हैं। पहला -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला आंसर पॉसिबल है। दूसरा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा वाला पॉसिबल है। और -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तीसरा पॉसिबल है। तो माइनस वाला कब होगा? माइनस वाला तब होगा जब x 1 से बड़ा होगा, ठीक है? कभी हम डिटेल में फंक्शन में करेंगे, अभी तो फॉर्मूला है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, ये हो जाएगा। और अगर x -1 से छोटा है तो ये हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब ये साइन का नेचर है ना, इस टेन से ये x के नेचर से हम इसको डिसाइड करते हैं, ठीक? अगर कॉस की बात करते हैं, कॉस में भी 3 आंसर होंगे, लेकिन कंडीशन बदल जाएंगी। 3 आंसर क्या होंगे? -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहला, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरा, -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरा। इस पे जेई में क्वेश्चन आया है बच्चों, उन्होंने आंसर में माइनस प्लस का फेर कर दिया है। हमको क्या लगेगा? 2 टेन इनवर्स एक्स है तो आंसर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन हम इन कंडीशन का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है? इसलिए आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स जब 0 से बड़ा होगा, ठीक। और दूसरे वाले केस में ये जो एक्स 0 से बड़ा होगा तो हमारा प्लस आएगा, गलत लिख रहा हूँ। एक्स 0 से जब छोटा होगा तो माइनस आएगा, तो इसको एक ही लिख लो, इसमें 3 कंडीशन ऐसी स्पेशल बनती नहीं है। और एक्स जब 0 से बड़ा होगा तो हमारा प्लस आएगा, ठीक है? अब 10 की बात करते हैं, तो 10 में भी 2 आंसर पॉसिबल है। एक तो वही अपना 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ पर माइनस होगा। जब 10 की वैल्यू x -1 से कम हो या 1 से बड़ी हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है? और जब x की वैल्यू आपकी -1 से x के बीच होगी तो आपकी क्या आएगी? तो प्लस ही रहेगी, ठीक है? तो मतलब 10 के केस में माइनस आपको नहीं दिखेगा, ठीक? तो इसलिए जनरली 10 का आप देखेंगे प्लस में ही आता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे जो है वो है, अगर आपको डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है? एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर नहीं हो बच्चों, एनसीईआरटी में आप जाना, मिसलिनियस में लास्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है। तो अगर 2/2 का दिया है, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, या 3/3 का है, ए बी सी पी क्यू आर एफ जी एच, ठीक है? 2 ही आपको पढ़ने हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट को करना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर 2/2 का है तो 2 डिटर्मिनेंट लगाइए प्लस करके सबसे पहले, और 3/3 का है तो 3 लगाइए, 1 2 और 3। इसमें करना क्या है? पहली बार पहली रो का कर लीजिए, मैं ये डैश लिख रहा हूँ, समझ जाना। दूसरी बार इसका, और दूसरी बार दूसरे वाले का कर लीजिए। बाकी इसका कुछ नहीं करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसका कुछ नहीं करना तो ऐसे ही, मतलब एक बार एक रो का कर दो जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है, और दूसरी बार दूसरे रो का, ठीक है? अच्छा, अब बात आई 3 वाले में, तो आप कहोगे कि सर मैं क्या पहली बार पहली रो का कर दूंगा? जी हाँ, मैं डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, दूसरी बार दूसरी का कर दीजिए, हाँ, तीसरी बार तीसरी का कर दीजिए। तो जब आप पहली का कर रहे हैं तो बाकी दोनों पे हाथ भी नहीं लगाना है, तो उनको ऐसे ही लिख दीजिए, पी क्यू आर एफ जी एच, और यहाँ पर ए बी सी और एफ जी एच, और यहाँ पर ए बी सी। मतलब जब जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना उसी को लिखिए, बाकी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये करते हैं हम जब किसी डिटर्मिनेंट का, ये एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है?
आगे चलते हैं। अब जो आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में पैरामेट्रिक फॉर्म है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है बच्चों कि हम किसी दो फंक्शन को एक्स और वाई को किसी एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक्स और वाई है वो टी पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों में आप देखेंगे पहचान क्या है क्वेश्चन की, आपको एक्स और वाई दिया रहेगा, ठीक है। या आप देखेंगे कि एक्स और वाई दोनों किसी एक सिंगल फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इस केस में हम जो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं जिस भी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ऐसा हमको दिया नहीं रहेगा, हमसे कहा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अगेन आपने ये निकाल दिया। जैसे ही आप इनको निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको जी कर लीजिए, ये एफ कर लीजिए, तो ये जी हो गया, ये एफ हो गया। जैसे ये आया आप अब डिवीजन अपना सकते हैं, तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो जी टी ओवर एफ डैश टी, मतलब एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होंगे तो दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का तरीका है। अच्छा जी, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो भी टी का फंक्शन आएगा, तो मैं इसको फाई टी लिख रहा हूँ। मान लीजिए इसको डिवाइड करके फाई टी आ रहा है, तो जब डबल डेरिवेटिव निकालना होगा तो वहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप एक बार तो फाई का निकाल देंगे, डी ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी फाई ओवर डी टी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अंदर जो फंक्शन है टी उसका भी निकालेंगे। तो जो डी टी बाई डी एक्स है आप यहाँ से यूज़ करेंगे। आपको ये पता होगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है ये 1/dx ओवर डी वाई के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि मास्टर किसी वेरिएबल का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, जैसे कि y का x के रिस्पेक्ट में निकाला, उसके रेसिप्रोकल कर दें, उसका इंटू 1 होता है। तो आपके पास dx ओवर dt है, तो आप dt बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं, आप dt बाई डी एक्स निकाल सकते हैं 1 ओवर dx ओवर dt से। तो यहाँ पर वैल्यू रख के फिर आपका सॉल्व होगा। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, आप सोचेंगे कि मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर दूं, इसका डबल डेरिवेटिव कर दूं, जैसे मास्टर ने बताया वैसे ही होगा ना। ये सब सिंगल डेरिवेटिव के लिए ही पॉसिबल है, आप डबल नहीं कर सकते। आपको डी वाई बाई डी एक्स से ही यहाँ जाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन जेई में काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेने का मन कर रहा है, थोड़ी फीलिंग आ जाएगी, हम समझ गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं बहुत छोटा सा लूँगा। मान लीजिए एक्स है 3t² और y है t, ठीक है। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स ओवर डी टी आपने कहेंगे कि मास्टर 6t हो जाएगा, और डी वाई बाई डी टी जो होगा वो आप कहोगे मास्टर 1 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लो, आप कहोगे डी वाई बाई डी टी को डी एक्स ओवर डी टी से मैं डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही डबल डेरिवेटिव की बात आएगी आप कहोगे d² ओवर डी एक्स स्क्वायर। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 तो बाहर आ जाएगा, t की पावर -1 तो -1 t -2 और dt बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो dt बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू dx ओवर dt से आएगी, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, ये माइनस में है तो माइनस ले लीजिए, t² नीचे आ गया, और देखो dt बाई डी एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/6t, ठीक है। तो रेसिप्रोकल 6t का कितना होगा 1/t, इससे आंसर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो फॉर्म है बच्चों वो है फंक्शन के ऊपर फंक्शन फॉर्म, ठीक है। तो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन फॉर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको u लेके इसमें लॉग लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, u लेके लॉग लेना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो हो जाएगा log u इक्वल टू gx log fx। अब देखिए आप, ये एक फंक्शन हो गया, ये पूरा दूसरा फंक्शन हो गया। तो 1/u log का 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा gx। पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ तो 1/fx और log fx डैक्स का fx डैश हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब जो पहले छोड़ा था उसका निकाल दिया, ये लिख लिया, और दूसरे वाले को ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। एक बार आप जितने भी मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।
तो u और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, अगर मान के चलो कि आपके पास एक ही फंक्शन नहीं है, 10 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, जैसे x की पावर x है और साइन x की पावर x है, ठीक है, और 10x की पावर x है, तो बच्चों याद रखना जब भी ये 3 में है हम एडिशन में लॉग नहीं लेते हैं। आप इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, इसको w लेंगे, उसके बाद आप जैसे u किया है वैसे ही v भी करेंगे, वैसे ही w भी करेंगे। जो भी du/dx अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें y इक्वल टू तो जो dy/dx होगा वो क्या हो जाएगा, du/dx, dv/dx, dw/dx। तो तीनों को आप इस मेथड से करेंगे लॉग लेके, और लॉग लेने के बाद आप उनका एडिशन करेंगे। ठीक है, कभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं कराऊंगा, अभी मैं आपको बस एक थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, या आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो याद आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। तो आप u v w लेंगे तो उनका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे लॉग लेके, और लॉग लेके जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो फिर उसको ऐसे ही dv/dx आ जाएगा, ऐसे ही ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर लिख दूँ तो ये ऐसा आ जाएगा, f(x) प्लस f(x) log fx। अच्छा, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये gx है, gx। ठीक है, ये gx है, समझ रहे हैं। तो फिर आपको ऐसे ही तीनों को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जेई में आ गया था एक बार, दो फंक्शन का आ गया था। तो जेई में देखो, एग्ज़ाम में सीबीएसई में तो ये शो करना पड़ता है। अगर ये जेई में आता है आपके पास, जैसे कि मैं u और v के टर्म में बता रहा हूँ, जैसे कि कोई u है उसके ऊपर फंक्शन v है, ठीक है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन का कोई तरीका नहीं है और शॉर्टकट, लेकिन एक अगर ऐसे फंक्शन आ जाते हैं तो उसका शॉर्टकट है बच्चों कि अगर आपको इसका dy/dx निकालना है तो आप याद रखिए u की पावर v एक बार लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखना है, u की पावर v है तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो। पहले v/u लिख लिया, ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आने के बाद आप पहले किसका निकाल लीजिए, u का निकाल दीजिए, dy/dx u का निकाल दीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन में एक बार फ्रैक्शन लिखना है, फिर आपने इस u का निकाल देना है, प्लस जिसका आपने निकाला u का उसी का फिर आप लॉग ले लीजिए। ठीक है, मतलब जो नीचे का फंक्शन है सब उसी के साथ करना है। अब आप v का निकाल दीजिए, dy/dx v। समझ रहे हैं, एक बार रिपीट कर दें, ये फंक्शन है, ऐसे लिख लिया एज इट इज़, उसके बाद इसको फ्रैक्शन में लिखा। जब फ्रैक्शन में लिखोगे तो u का निकालोगे, उसके बाद इसी का लॉग लेना है, जब लॉग लोगे तो फिर इसका ये करोगे। इससे थोड़ा सा आपका कंपटीशन में ये सब चेक नहीं किया जाता, आपको आंसर चाहिए तो इससे इजीली आप उड़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। कई बार ऐसा आ जाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, ये आपको करना है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि f' का निकालिए और उसके बाद g' का निकालिए, जो भी जिसके भी विद रिस्पेक्ट करना है। देखिए dy/dx का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पहला मतलब। दूसरा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वही ये भी कह रहा है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। ठीक है, तो मतलब जो पहले लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए उस वेरिएबल के टर्म में, और वही उसमें निकालिए दूसरे के, और जो नीचे है मतलब जो विद रिस्पेक्ट टू उससे डिवाइड कर दीजिए। जेई में क्या क्वेश्चन आया था, जेई में आया था डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू √1 - x²। तो इसका मतलब है इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए एक बार, साइन इनवर्स x, और इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए एक बार, dy/dx √1 - x²। जो भी आएगा डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो भी आएगा डिवाइड कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब जो फॉर्मूले हैं ये काफ़ी डीप हैं। देखिए, अगर dy/dx कभी भी साइन इनवर्स x आ जाता है, ठीक है, साइन इनवर्स x आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका तो 1 होता है। कैसे, f इनवर्स x जो होता है वो x होता है, तो आप कहोगे ये 1 होगा। और कब होगा, जब आपका x जो है
आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए, -1 से 1 हो। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्स मीन्स आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं dy/dx साइन इनवर्स पहले लिख लूं, साइन x लिख दूं, अब आपका कहानी बदल जाएगी। देखो यहाँ पर तो रेंज इसकी फिक्स हो जाती है, यहाँ पर रेंज साइन x की फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, देखिए जैसे आपके हो सकते हैं आंसर, अगर आपका x -3π/2 से -π/2 के बीच में होगा, तब क्या होगा। जब आपका x -3π/2 से π/2 के बीच में माइनस का, तो आंसर होगा -1, क्योंकि जब इसकी वैल्यू फिर क्या आएगी, माइनस में आएगी, -x आएगी, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू -π/2 से प्लस के π/2 तक होगी, तब उस केस में इसका जो वैल्यू होगी वो 1। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू π/2 से x 3π/2 तक होगी, तो इसकी वैल्यू अगेन -1। अगर इसकी वैल्यू 3π/2 से x 5π/2 होगी, तो आपका ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि फिर हमारी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है और x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर हो रही है, प्लस कहाँ पर हो रही है, ये आपको सबको पता है। अगर यहाँ पर cos इनवर्स x हो जाए, sec इनवर्स x हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आना 1 ही है, बस ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। सबकी अपनी अपनी कंडीशन है। जैसे मैं कहूँ कि 10, अब 10 इनवर्स हो जाए, ठीक है, 10 इनवर्स हो जाए, तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आनी है, बस उसका अपना डोमेन रेंज की कंडीशन जो भी है वो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको 10 इनवर्स से 10 लिख दूँ, तब ये दिक्कत में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब वो nπ - π/2 और x nπ/2 तक लाई करेगी, ठीक। इसका मैं एक पूरा आपको इस वाले का एक चार्ट लगा दूंगा, इसमें आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि f इनवर्स है। अगर आप इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये 1 ही आने वाला है, लेकिन ये 1 नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका मैं एक चार्ट अभी आपके लिए RD शर्मा से लेके लगा दूंगा, ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आप देखें बच्चों, आगे जैसे मैं इसको शायद भूल गया था, अगर नहीं भूला तो आप एक बार रिवीजन ही देख लीजिए। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, ठीक है। कुछ वैल्यू जैसे बच्चों देखो, log e बेस e जो होगा वो 1 होता है, ठीक है। और वैसे ही log a बेस a, कोई भी नंबर है a, तब भी 1 होगा। अगर log 1 लिया आपने तो ये 0 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही log की आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। log जैसे कि मान लो x की पावर m है, तो आपको क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी, log x हो जाएगा। अगर log आप देखेंगे, जब भी कोई फंक्शन इनटू में है, आप log ले रहे हैं, तो जब इनटू से log अपना काम करता है तो क्या कर लेगा, प्लस माइनस बना देगा, ठीक है। ये प्लस कर देगा, इसके 20 को प्लस कर देगा। अगर डिवीजन में है तो डिवीजन में log क्या करता है, log ई बेस ही चल रहा है सभी, तो हमारा ये log fx माइनस log gx बन जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए लॉग में एक प्रॉपर्टी और इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको e की पावर ये मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका भी ध्यान करिए। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y = fx, ठीक है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहली बार आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया dy/dx, तो ये आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप f1x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम बचाना है आपको, इसको आप y1 भी लिख सकते हैं, इसको आप dy भी लिख सकते हैं। दूसरा डेरिवेशन जो होगा, इसका मतलब ये होगा, जो दूसरा इसका डेरिवेट होगा, आपने फर्स्ट ऑर्डर को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो इसका मतलब है इसका डबल डेरिवेटिव होगा, या आप कह सकते हैं y2 होगा, या आप कह सकते हैं d2y होगा। तो डबल डेरिवेटिव की कहानी भी यही है, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव भी है आपके सिलेबस में, तो डबल डेरिवेटिव ईजिली जो पहला वाला है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है। लास्ट बात ये है, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जैसे कि dy/dx करेंगे, वैसे तो इंटीग्रेशन में आप पढ़ चुके हैं, जैसे आप fx करेंगे ना, fx करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके मान लो कोई फंक्शन आ रहा है gx, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों gx को इंटीग्रेशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू dx, तो जैसे भी इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे fx मिल जाएगा,
तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर एफ एक्स का मुझे डिफ्रेंशिएशन पता है जी एक्स है, तो मुझे इनडायरेक्टली जी एक्स का, सॉरी गलती कह दिया, अगर आपको पता ये है कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी एक्स है, तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली जी एक्स का मुझे इंटीग्रेशन भी पता लग गया। तो इसलिए आप एक सेट फॉर्मूला तैयार करो, दोनों को कंपेयर करो। समझ रहे हैं? अगर आप मेरी वीडियो से देख रहे हैं, साइन का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन वाला इस साइड लिखो, इंटीग्रेशन वाला इस साइड लिखो, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ईजिली हो जाएगा। अब इसमें एक प्लस सी लिखते हैं, क्यों? क्योंकि देखो जो इंटीग्रेशन है ना, ये हमें फैमिली ऑफ कर्व दिखाता है, कोई एक फैमिली नहीं दिखाता, बहुत सारी फैमिली, वो डिपेंड करती है सी पे। ठीक है, +1 -1 +2 -2 कुछ भी हो सकता है, इसलिए सी होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे dy/dx, ठीक है, मैं ले लेता हूँ जैसे कि साइन एक्स। तो मैंने कहा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो आपने कहा सर कॉस एक्स होगा। तो दिमाग में आपका ये चलना चाहिए कि यार कॉस एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और एक सी भी लगा देंगे। ठीक है, साइन का कॉस तो कॉस का। अच्छा, आपको हो गया यार सर कोई गंदा वाला बताओ। जैसे गंदा वाला देखिए, मान लीजिए ये है, ठीक है, आपने कहा सर इसका इंटीग्रेशन बताना है, तो आप ये सोचिए किसका डिफ्रेंशिएशन है। तो आप कह सकते हैं सर tan इनवर्स x का अभी आपने डिफ्रेंशिएशन बताया था कि ये 1/1 + x² होगा, तो इसका मतलब है इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो ये निकल के आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है tan इनवर्स x + c हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये आप समझ जाइए। इसको हम, जैसे ये जी एक्स है, एफ एक्स है, तो इस टर्म में इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव, इस वाले को। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। तो आई होप आपने इन्जॉय किया। आधा घंटे की हमारी ये फॉर्मूले की सीरीज़ है, आप ज्वाइन कर रहे होंगे। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो करिए। अब मैंने कहना ही छोड़ दिया, क्यों? कल बच्चों ऐसा हुआ, मैंने शॉर्ट्स डाली तो एक ने कह दिया, मैंने ऐसे कहा लाइक शेयर सब सभी कहते हैं, मैंने भी कह दिया, तो उसने कहा नहीं करेंगे, आपको मिल जाएगी वो शॉर्ट्स। तो मैंने कहा मत करो भाई, आप नहीं करेंगे अभी तक। मैं तो इसलिए आया, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि आप आइए पढ़ाइए, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे, आप देख भी लेंगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा, मेरे को और क्या चाहिए। तो इसलिए आपको जब पसंद आता है, अगर कोई कमियां रहती हैं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर करना, और अच्छे से रिवाइज़ करिए। फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको हर फॉर्मूले के 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन कर लेने, आपको सब आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा फॉर्मूला सीरीज़ रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।